सभी को नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे D1 चार्ट और D9 चार्ट के बारे में। D1 चार्ट जो होता है वो जन्म कुंडली का बेस माना जाता है। जैसे हम कहते हैं एक पूरा मैदान समझ लो, और जो उसी का एक भाग होता है भाग्य नाइन्थ हाउस को भाग्य भाव बोल जाता है। उसी का जो सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है उसको D9 चार्ट बोल जाते हैं। ठीक है, वैसे तो सभी भावों का सब सूक्ष्म अध्ययन होता है, लेकिन जो हमारा जो मेन D9 चार्ट इसलिए बोलते हैं कि मेन पार्ट इसलिए होता है क्योंकि वो भाग्य का और हमारी जीवनचर्या में भाग्य का बहुत ज़्यादा रोल होता है, जिसको हम प्रारब्ध भी बोलते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, प्रारब्ध के 3 रूप होते हैं। दृढ़ प्रारब्ध होता है, ठीक है, और एक अदृढ़ प्रारब्ध होता है, और बीच में होता है दृढ़ और अदृढ़ प्रारब्ध। तो D9 चार्ट की भी कुंडली में जो दृढ़ प्रारब्ध होता है वो फिक्स है, उसको तो कोई नहीं टाल सकता, और एक अदृढ़ प्रारब्ध होता है जो टल सकता है, और दृढ़ अदृढ़ तो उसका कुछ मतलब रेमेडी वगैरह करने से वो उसका जो प्रभाव वो कम किया जा सकता है। तो पहले तो हम डिस्कस करेंगे D1 चार्ट के बारे में। ठीक है, जैसे D1 जो चार्ट होता है, जो भी बच्चा जन्म होता है जो उसका D1 चार्ट बनता है उसका, तो D1 चार्ट एक पूरा ही ये एक इनिशियल स्टेज है। इसमें हम कहते हैं नवीनकरण करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्रता D1 चार्ट में ही से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस में स्वतंत्र हैं, क्या हम कर सकते हैं। जो D1 चार्ट में जो भी आपका ग्रह की स्थिति है उसके अनुसार आप नए कर्म कर सकते हैं। अगर D1 चार्ट के ग्रहों में की स्थितियों के अनुसार अगर आप उनके अनुसार आप अलाइन हो जाते हो तो ये समझ लो आपको अच्छे परिणाम मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप D1 अब अलाइन नहीं होते उसके अनुसार जो D1 चार्ट में आपको मिले हैं, तो समझ लो वो आपको जो दुख मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो D1 चार्ट के अनुसार आप अपना नवीनकरण कर सकते हैं। D1 चार्ट के अनुसार देखकर इसमें एक D1 चार्ट का कुंडली बनाइए, इसमें अलग अलग ग्रह बैठे हैं, इसके अनुसार हम अलग अलग कर्म कर सकते हैं। जैसे 4th हाउस में मून है और किसका लॉर्ड है, ये 10th हाउस पर लॉर्ड है, तो मून इसमें बैठ के तो आप अपने वास्तु संबंधी काम कर सकते हो आप। ठीक है, आप अपने हॉस्पिटलिटी काम कर सकते हो, आप प्रॉपर्टी का काम कर सकते हो, क्योंकि चौथे भाव में कर्म का स्वामी बैठा हुआ है। ये आपका D1 चार्ट में, ये आपका नवीन कर्म कर सकते हो आप। इसके अनुसार देख के आप अपना नवीन कर्म कर सकते हो। ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये भाग्य के अनुसार आपको होगा ही होगा, मिलेगा ही मिलेगा, नहीं। D1 चार्ट में आप अंदाजा लगा सकते हो कि मैं कौन सा कर्म कर सकता हूँ। इस कुंडली को देखकर आप ये देख सकते हो कि मुझे कौन सा काम करने से क्या फायदा होगा, आप ये अंदाजा लगा सकते हो, और उस कर्मों ग्रहों के अनुसार अलाइन होकर आप कर्म कर सकते हो। अब जो D9 चार्ट होता है वो इसका जो ये भाव है आपका 9th हाउस, इसका ये सूक्ष्म अध्ययन है। ये जो है D9 चार्ट इसी का एक सूक्ष्म अध्ययन है, इसी से निकला हुआ है, इसी का सूक्ष्म अध्ययन किया गया है। तो ये जो D9 चार्ट है इसके अनुसार आपके भाग्य का निर्धारण होता है। आपको भाग्य, और विशेष तौर पर जब ये कब एक्टिवेट होती है कुंडली आपकी एक्टिवेट होती है आपकी विवाह के बाद, या कह सकते हैं हम 30 साल के बाद विशेष तौर पर एक्टिवेट होती है। प्रभाव तो इसमें भी होता है इनका, ऐसा बात नहीं पूरा है, होती तो इसी में अंदर है, इसी से तो निकली हुई है। लेकिन जो एक्टिवेट जो मेन है ना एक्टिवेट, जो इनका प्रभाव प्रारब्ध का स्टार्ट होता है, प्रारब्ध का खेल स्टार्ट होता है, भाग्य का खेल स्टार्ट होता है, वो विवाह के बाद स्टार्ट होता है। मेन शादी के बाद ही भाग्य का खेल स्टार्ट होता है। जो आपके जो कर्मों का फल है ना वो विवाह के बाद कहेंगे 30 वर्ष के बाद ही स्टार्ट होता है। ठीक है, अब जो ये D9 चार्ट है, जैसे मैंने बताया इसी का एक सूक्ष्म रूप कहलाता है। अब इसमें हमें ये देखना होता है कि जो इसमें जब मैंने पहले बताया कि कौन सा हमारा दृढ़ प्रारब्ध है, कौन सा हमारा अदृढ़ प्रारब्ध है, और कौन सा अदृढ़ प्रारब्ध है, इसको हम बोल सकते हैं कि एसेंशियल, हाफ एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। ठीक है, जो प्रारब्ध होता है वो इसके अनुसार देखा जाता है D9 अनुसार। अभी कैसे पता लगाएं कि हमारा दृढ़ प्रारब्ध क्या है, बस एसेंशियल क्या है,
और कैसे पता लगा कि हमारा आप एसेंशियल क्या है, दृढ़ क्या है और नॉन एसेंशियल क्या है, प्रारब्ध क्या है। प्रारब्ध है सारे, ये प्रारब्ध कुंडली है सारी, भाग्य कुंडली है, नवीन कर्म की नहीं है। फिर एक चीज खोल देता हूं मैं, आप एक टीवी लिया है घर के ऊपर, घर में लिया है टीवी, और घर में टीवी लिया है लेकिन उसका जो सॉफ्टवेयर है, मान लो जो एंटीना है वो सही नहीं लगा हुआ, या मैं सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा, अंदर की पिक्चर सही नहीं है, साफ नहीं होगा, सॉफ्टवेयर खराब है मान लो, ठीक है, तो क्या वो आप टीवी ढंग से देख सकते हो? नहीं देख सकते ना। और अगर टीवी सही खराब है बाहर का और अंदर का सॉफ्टवेयर अच्छा है तो आप टीवी देख सकते हो। आपकी D9 D1 चार्जर से कितना ही खराब दिखे ऊपर, क्योंकि ऊपर पूरा है नहीं तो वैसे कितने खराब दिखे, लेकिन सूक्ष्म मध्यम ये है, तो आपका सॉफ्टवेयर ये है, ये सही होना चाहिए, ये खराब नहीं होना चाहिए। ये खराब हुआ तो फिर समझ लो D1 कुंडली आप कितनी अच्छी हो, कोई फायदा नहीं है। ये वैसे D1 चार्ट आप वैसे कितना ही खराब हो, लेकिन ये आपका अच्छा है ना, समझ लो बहुत कुछ अच्छा है। अब हम देखेंगे कि इस D9 में कौन सा फिक्स साइन है, कौन सा वेरिएबल साइन है, ठीक है। अब कौन सा जो फिक्स साइन होता है जो चर राशि का होता है, और जो वेरिएबल साइन होता है मूवेबल राशि होती है, ठीक है। और जो एक होते हैं मूवेबल और फिक्स डुअल साइन जिसको बोलते हैं, ठीक है, एक वो राशियां होती है। तो जो मूवेबल साइन होती है ना, उस राशि में आपका जो भी प्रारब्ध बन रहा है, जो भी ग्रह बैठे हैं, उसका जो भी फल निकल रहा है, जो भी प्रेडिक्शन निकल रही है, मूवेबल साइन में है वो आपका अदृढ़ प्रारब्ध है। मतलब यह है कि उसको आप थोड़े से प्रयास के द्वारा वो, मतलब यह कि वो मतलब जरूरी नहीं है कि आपके साथ घटित हो, प्रारब्ध है वो, लेकिन वो जरूरी नहीं है आपके साथ घटित हो। आप नवीन कर्म करने से, आप अपनी स्वतंत्रता को जाहिर करने से, अपने करने से वो आपका टल सकता है, ठीक है। और कौन कौन सी वेरिएबल साइन, 1, 4, 7 और 10, ये राशि है, ये वेरिएबल साइन है, चर राशि इसको बोलते हैं। इनमें घरों में कोई भी आपका प्रारब्ध बनता है वो फिक्स है, उसको कोई नहीं डाल सकता, समझ गए। अब दूसरे आती है, ये तो मूवेबल साइन हो गया, एक फिर होता है डुअल साइन। डुअल साइन होता है और एक फिक्स साइन। अब फिक्स साइन क्या है? फिक्स साइन है 2, 5, 8 और 11। ये जो साइन है ये फिक्स है। इनमें अगर कोई आपका प्रारब्ध बढ़ रहा है ना ग्रहों की वजह से, वो राम रचि रखा, उसको आप कितना ही सिर पटक लेना वो नहीं बदलेगा, ठीक है। और एक होता है डुअल साइन। डुअल साइन वाला कौन सी है? 3, 6, 9 और 12। इनमें जो प्रारब्ध आपका बना है ना, भाग्य बना है ना, वो आप अगर रेमेडी वगैरह करोगे, मेहनत करोगे, उसको टालने की कोशिश करोगे, किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाओगे, तो ये आपका इसका प्रभाव बहुत कम हो सकता है। जैसे उदाहरण देता हूं, मून और केतु। देखो, एक इसको क्लियर करने से पहले एक चीज बता देता हूं कि D9 चार्ट को, एक ये जो है सिंपल तरीका, सामान्य तरीका जो बनाओ, इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं, राशि तुल्य नवांश और नवांश तुल्य राशि। तो जो मेन अगर दिशा, क्योंकि घटना जो परिस्थिति हमारी घटना घटती है वो दिशाओं दशा आती है ना, दशा तो उसको अनुसार घटती है। तो हम अच्छी तरह से अगर प्रेडिक्ट करना है जिसको, तो आपको ये राशि तुल्य नवांश लेना है। राशि तुल्य नवांश कैसे बनता है? जो आपका राशि है ना D1 चार्ट में, उस राशि के अनुसार आप अपने ग्रहों के जो नवांश कुंडली में ग्रह ना उसको एडजस्ट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू राशि के अनुसार। जो भी D1 में जैसे लगन, जो लगन बन रहा है उसी को यहाँ रखेंगे, राशि में रखेंगे, और नवांश के जो ग्रह हैं वो इसमें स्थापित कर देंगे सेम टू सेम एज इट इज, जो जिस राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे ये राशि तुल्य नवांश बन गई, ठीक। अब राशि तुल्य नवांश जैसे होता है कि मैंने बताया कि 1, 4, 4, 10 ये है मूवेबल साइन, 2,
5, 8 और 11 ये है फिक्स साइन जो नहीं बदल सकता, और 3, 6, 9, 12 ये है आपका ड्यूअल साइन जो आप अपनी इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। जैसे ये है मून और केतु, किसमें है? ड्यूअल साइन में इसके प्रभाव को आप कम कर सकते हैं। ये किस भाव में बैठा हुआ है? 6th हाउस में बैठा हुआ है, रोगान सा बन के बैठा हुआ है। जो पहले भाव में बैठा हुआ लग्नांश से कहलाता है, दूसरे भाव में धनांश से कहलाता है, तीसरे में पराक्रमांश कहलाता है, चौथा में सुखांश कहलाता है, ऐसे ही छठे में ये रोगान सा बन के बैठा है। तो मतलब क्या है कि इसके प्रारंभ में बीमारी है। क्या बीमारी है? केतु की वजह से बीमारी है, मून की वजह से बीमारी। केतु किसका बीमारी देता है? पैरों की बीमारी देता है, इसको पैरों की समस्या है, ठीक है। फिर है मून, इसको किसको दिक्कत प्रॉब्लम होगी? मून क्या किसकी बीमारी देता है? मून देता है सर्दी जुकाम, ठीक है। मून देता है अस्थमा की बीमारी, ठीक है। तो मून और केतु इन दोनों की ये बीमारी से ग्रस्त रहेगा ये बंदा जो भी है। अब ये बंदा पैरों बीमारी से भी ग्रस्त रहेगा, मून की बीमारी, लेकिन ये किस में है? ये है डुअल साइन में। मतलब ये है कि आप इसको रेमेडी के द्वारा बदल सकते हैं, इसका प्रभाव को कम कर सकते हैं। खत्म तो नहीं कर सकते बिल्कुल भी, बीमारी तो रहेगी बंदे को, ये तो आजीवन रहेगी इसको, क्योंकि प्रारंभ में है इसके डुअल साइन में है, ठीक है। और फिक्स में होती है तो फिर तो समझ लेते हैं या आपको इसका प्रभाव इसको तो झेलने पड़ता, जिंदगी भर हो सकता है इस बीमारी से। मतलब ये है कि बुरा हाल हो जाता है इसका। बेस्ट ये है कि इसका डुअल साइन में ये आपने रेमेडी वगैरह करेगा, अच्छा ध्यान रखेगा अपनी सेहत का, तो इसका प्रभाव कम कर सकता है, ठीक है। तो इसका ये जैसे रेमेडी ये करेगा तो इधर के संबंधित उपाय करेगा, एस्ट्रोलॉजी में मून संबंधित उपाय करेगा तो इसकी बीमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसको रेमेडी करके अच्छा एस्ट्रोलॉजी दिखाना पड़ेगा तो इसकी बीमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। जैसे 8वें भाव में सन बैठा हुआ है, ये गया दुखान सा बन कर, निधि ध्यान सा बोलते हैं जिससे, ये दुखान सा बन गया, ठीक है। निधि ध्यास गया ये। अब निधि ध्यासन में गया तो ये अपने जिसकी दशा आएगी, तब जब अपनी दशा आएगी तो ये इसके फल देगा, अपने राशि का फल देगा और अपने कारकत्व का फल देगा। तो ये फिक्स राशि में है, फिक्स में है, ये जो राशि फिक्स की है, ये इसको पीड़ा सूर्य की जब दशा आएगी इसको पीड़ा भोगनी पड़ेगी, कोई नहीं टाल सकता, कितनी ये रिमेडी कर ले, चाहे कितने सिर पटक ले, इसको भोगना है। क्या क्या भोगना है? इसको सूर्य संबंधी जो गवर्नमेंट संबंधी जो कुछ भी ऐसी कोई आएगी नौबत तो उसको झेलना पड़ेगा, वो भोगने पड़ेगा। इसको स्वीकार कर लेगा तो हंस के भोग लेगा, नहीं तो दुखी होकर भोगेगा। और इसके किसका फल देगा? सूर्य अपने कारकत्व का फल देगा और अपने इसका 11th हाउस में लोड बढ़ रहा है तो इसका फल देगा अपनी दशा में। तो इसके 11 भाव पब्लिक से, समाज से इसको दुख झेलना पड़ेगा, इसका लिखा है, ये होगा ये, ठीक है। तो ये मतलब, और जो मूवेबल साइन में होती है ना, जो प्रारब्ध मूवेबल साइन, भाग्य मूवेबल साइन में होते हैं, वो तो आदमी अपनी मेहनत से, मतलब ये है कि अपने नवीन कर्म जीवन चार्ट के आधार पर अगर मेहनत करेगा ना, नवीन कर्म, तो ये चीज चल जाती है। ये कोई फिक्स नहीं है, ये कोई फिक्स नहीं है। फल तो ये तो प्रारब्ध तो आता रहेगा इसका, फल तो आएगा इससे, लेकिन ये अगर कोई ग्रह गलत बैठा हुआ है, खराब बैठा हुआ है, तो उसको बदल सकता है, ठीक है। वो ये मतलब फिक्स नहीं है कि आपके साथ होगा ही होगा, भाग्य में है, लेकिन ये आपने इसको टाल सकता है पूरी तरह से। अब मैंने ये बता दिया कि D1 सुख अध्ययन हो गया इसका, ठीक है। और ये जो नवांश तुल्य राशि होती है, ये आपके नवांश के अनुसार जो होते हैं वो ही लगन रहेगा आपका, और जो D1 के चार्ट के जो ग्रह हैं वो एक्सप्रेसिटी इसमें आ जाएंगे, वो नवांश तुल्य रहते हैं। आज हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी आप अपने टेक्स्ट से इससे निकाल सकते हो, इससे निकाल सकते हो। अगर सूक्ष्म अध्ययन करना है, दशाओं का अध्ययन करना है, इससे निकाल सकते हो, और अगर वैसे भाग्य देखना है तो आप इससे देख सकते हो, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि D1 चार्ट क्या होता है और D9 चार्ट क्या होता है,
तो ये D9 चार्ट होता है, ये समझ लो कि हमारा भाग्य है। ठीक है, कौन कौन सी घटना घटने वाली है वो मैंने बता दिया, और कौन कौन सी घटना टल सकती है वो मैंने बता दिया। D1 चार्ट आपका नवीन कर्म करने के लिए है, आप नवीन कर्म करो। वो भाग्य है उसमें छुपा हुआ, लेकिन वो D9 हाउस में भाग्य के सूक्ष्म अध्ययन करने तभी पता लगेगा। बाकी वो है मैदान है, खुला मैदान है। D1 चार्ट के अनुसार आप क्रम अलाइनमेंट करो, ठीक है, अपने अनुसार काम करो। नवीन भाग्य जो हो, मतलब कर्म ये है कि D1 चार्ट के अनुसार आप अपने कर्म करो, कर्मों के अनुसार अलाइन। क्योंकि D1 चार्ट हर कोई एस्ट्रोलॉजी मोस्टली D1 चार्ट भी कोई लेता है, क्योंकि उसी के अनुसार आप कर्म करोगे ना, ग्रहों के अनुसार कर्म करोगे, अलाइनमेंट करोगे, तो वो D9 जो भी है, जो आपका फिक्स साइन का तो छोड़ गए, अगर डुअल साइन और जो मूवेबल साइन की जो घटनाएं घटने वो आपकी बहुत हद तक कम हो जाएगी, और जो बुरा चीज़ है वो टल जाएगी। इसलिए क्या है, D1 चार्ट का अध्ययन करो। D1 चार्ट के अनुसार आप अपने हर चीज़ देखोगे ना, तो आप नवीन कर्म करोगे और आपकी वो चीज़ टल जाएगी, और जो प्रारंभ में है वो देखो होने पड़ेगी, वो भोगनी पड़ेगी। ठीक है, वो D9 चार्ट है। ठीक, धन्यवाद।